आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल बैंकिंग। और ये मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पहले हाथ खड़े हैं। नहीं, हम पूछेंगे ना भाई, देखिए हमारा नॉलेज जितना है उसको हम वसी करने की कोशिश करेंगे, हम उसमें इजाफा करने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे कि ये डिजिटल बैंकिंग होती क्या है, वो कागजी कार्रवाइयाँ जब डिजिटल सिस्टम में आ गई, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और हम कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम कहीं पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने लगते हैं, नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है किस्त पे। अब ये किस्त पे क्या है? इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हम मनीग्राम देखते हैं, इस तरह की, और ब्रांडिंग नहीं करते, किसी एक का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, उससे पैसे कैसे भिजवाए जाते हैं। अच्छा, फिर डिजिटल मनी जो होती है वो ज़्यादा सेफ़ कंसिडर की जाती है, क्योंकि जब आप कैश कैरी करते हैं तो वो गुमने का ख़तरा होता है, बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम जान लेते हैं। नौशाद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, बैंकिंग के शोबे में 18 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखते हैं। हर चीज़ उनकी फिंगर टिप्स पे होगी, वो चीज़ें जो हमें नहीं पता वो हमें नौशाद खालिद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ऑल गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक यू। ग्रेट, 18 साल सर, मतलब वसी तजुर्बा माशाल्लाह, थके नहीं बैंकिंग से? वो आपको मेरे हेयर स्टाइल से पता चल गया। मैंने ये सवाल नहीं किया था, हालांकि मैं करना चाह रहा था, मैंने फिर भी बड़े तसल्ली से दूसरी तरफ से सवाल किया कि दिस इज सो टफ। अच्छा सर, थोड़ा सा प्लीज जानना चाहते हैं, जिस तरह सलमान ने भी कहा कि जरा प्लास्टिक मनी की तरफ हम लोग जा भी रहे हैं और जाना चाहिए भी, सेफ कंसिडर की जाती है, कितनी सेफ कंसिडर की जाती है? यार ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए सेफ कंसिडर की जाती है। आज के 2022 की बात करता हूँ। जो डिजिटल एसेट्स हैं या डिजिटल मनी है, उसकी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीटिंग नहीं हो सकती। ब्लॉकचेन के ऊपर इट इज़ वेरी ओपन लेजर टेक्नोलॉजी, सो हर एक को पता चल जाता है क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अनलाइक जो लेगेसी वर्ल्ड में होता था ना, पुराने बैंकारी निज़ाम के अंदर, कि आप कुछ भी कर लें, पता सिर्फ बैंकर्स को ही चलता था। सो ब्लॉकचेन जो है वो सबको पता चल जाता है, इसीलिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं पता चले, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं, जो आप जैसी उम्र के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को ऑप्ट किया जाए, ताकि ये डेमोक्रेटिक फाइनेंस हमारे मुल्क को और दुनिया में तरक्की लेकर आ सके, बिकॉज यही तो ओपननेस है ना। डेमोक्रेटिक फाइनेंस क्या है? अगेन गुड क्वेश्चन। सो डेमोक्रेटिक फाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हिस्सा है। आज से पहले हम सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ज़माने में काम करते थे, अब हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का हाइब्रिड है। बहुत ही कुछ मंथ्स के अंदर हम टोटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे चले जाएंगे, और दुनिया जा चुकी है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है, डेमोक्रेटिक फाइनेंस क्या है, कि आपका पैसा है तो आपको इजारादारी है कि आप उस पैसे से कुछ भी करें, और जो पैसा देने वाला है उसके साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक है, बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक, अगर इसकी मजीद अगर आप चाहें कि मैं तशरीह करूँ, सो देखिए शोएब एंड सो वेब 1.0 था, वेब 2.0 था, वेब 3.0 आ गया है। वेब 1.0 जब लेट 80s और 90s का ज़माना था, MIRC चैट होता था, जब आप कुछ डाउनलोड करते थे, पिक्सल्स आते थे और आप इंटरेक्ट करते थे। बिल्कुल ठीक। आप रीड करते थे, राइट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 के अंदर जो अभी ऊबर करीम का ज़माना गुजरा है, फूड पैंडा का ज़माना गुजरा है, जिसमें ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पे आप रीड एंड राइट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेब 3.0 के अंदर रीड राइट एंड ओन है, आप ओन कर सकते हैं। अमेरिका में इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक ज़माने में ब्लॉकबस्टर का नाम आपने सुना होगा। जी। बहुत बड़ी DVD रेंटल शॉप थी, बिल्कुल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसने बिजनेस किया। उसको डिसरप्ट किया एक प्लेटफॉर्म ने, उसका नाम आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप उस फील्ड से हैं, बिल्कुल। नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया। इसमें कंटेंट बनाने वाले हैं आप, देखने वाला हूं मैं। तो जिसने कंटेंट बनाया उसके कंटेंट की वजह से उसको कुछ रेवेन्यू मिला, और जिसने देखा उसने देख लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम किसकी हुई? प्लेटफॉर्म की। फॉर एग्जांपल आज की पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त मूवी आजकल चल रही है, वो अगर नेटफ्लिक्स पे आ जाती है, तो वो जो नेटफ्लिक्स पे आएगी तो 100 अरब डॉलर का बिजनेस कर लेगी, गुड 200 अरब डॉलर का बिजनेस कर लेगी। जो उसको देखने वाले होंगे वो बड़े ओवरवेलम होंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करेगा, क्योंकि वो मशहूर हो। सो जो वेब 3.0 है, उसमें जो ओनिंग है वो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि जिसका कंटेंट है और जो देखने वाला है वो दोनों अमीर हो रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म की इजारादारी कम होती जा रही है। अब इस चीज़ को उठा के इम्प्लीमेंट कर लें आप बैंकारी के निज़ाम में, कि जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें प्लेटफॉर्म्स और ब्रिक एंड मोटर सिस्टम और जो सेंट्रलाइज्ड एंटिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनका रोल कम होता जाए, श्रिंक हो रही है। दैट इज़ डेमोक्रेटिक, ओके, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। अच्छा, क्या यही वजह है कि लोग डिजिटल निज़ाम में सरमायाकारी को तरजीह भी देते हैं? लाइक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, जिस पे हमने बड़ा रुझान देखा लोगों का। आई डोंट नो इस वक्त क्या स्टेटस है, लेकिन एक दफ़ा एक बूम तो आया था उसका। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई वुड लव टू आंसर दिस इन वेरी डिटेल। डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा मिथ इसलिए क्योंकि दुनिया में ना नेसेयर्स होते हैं, जो ना करते हैं, ना वो लोग करते हैं जिनको समझ नहीं आती।
हम भी ऐसे ही थे आज से कुछ महीना पहले और टेक्नोलॉजी में आने से पहले। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को समझते जाते हैं तो नेसेयर्स कम हो जाते हैं, नेसेयर्स कम होते हैं तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है। पाकिस्तान में चेन एनालिसिस एक कंपनी है, दुनिया की सबसे अच्छी रेटिंग कंपनी है, AAA रेटेड कंपनी। उसकी मई 2021 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 22 बिलियन डिजिटल एसेट यूजर्स हैं। 22 बिलियन डिजिटल एसेट यूजर्स का एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 22 अरब डॉलर है। इस वजह से पाकिस्तान आज भी, जहाँ पे दुनिया ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की जो भी हालात हैं, लेकिन आज पाकिस्तान डिजिटल एसेट्स कंजम्पशन में इस रिपोर्ट के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। दिस इज़ द आई ओपनर फॉर रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट एंड एवरीवन कि इसके ऊपर रेगुलेशंस पे काम किया जाए, फौरन हो। एग्जैक्टली देखो पाकिस्तान के अंदर 250 मिलियन की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन और 21% बैंक्ड, 15% के अकाउंट्स नहीं, 65% मिलेनियल्स। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल देखें 45,000, क्रेडिट कार्ड देखें 18 लाख, डेबिट कार्ड देखें 3 मिलियन के करीब, तो 250 माइनस ऑल द फिगर्स जो भी मैंने आपको बताई, ये सारा गैप है। ये सारा का सारा गैप ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम पूरा नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी पूरा करेगी। सो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था, जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, रोबस्ट होती हैं, एजाइल होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करना आसान है। लोग ये परेशान हो जाते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए कोविड ने ये सिखा दिया कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सीखने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हम लोग ही नेसेयर्स थे, हम लोग का मतलब जो इमर्जिंग कंट्रीज थी, लेकिन जब कोविड आया तो सब अब डिजिटल है, जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, हमें ज़रूरी नहीं है फिजिकल मीटिंग करना, तो इसने सिखा दिया। व्हाट्सएप की ट्रेनिंग नहीं होती, यूट्यूब की ट्रेनिंग नहीं होती, फेसबुक की ट्रेनिंग नहीं होती। ये ऐप्स का जो यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र जर्नी होती है, ये इतनी फ्रेंडली होती है कि आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये फाइनेंस के अंदर हो रहा है? फाइनेंस के अंदर जब ये होगा तो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी करेगी, और वो करने वाले कौन होंगे? डिजिटल बैंक्स होंगे। उन डिजिटल बैंक्स की टेक्नोलॉजीज़ क्या होंगी? अब आएगी वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, जहाँ पे डेमोक्रेटाइज्ड फाइनेंस है और एजाइल टेक्नोलॉजी है, यूज़र एक्सपीरियंस इतना रोबस्ट है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली आप आउटसोर्स कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को जो आपसे ज़्यादा ज़हीन है। क्यों? मे बी उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मे बी मशीन लर्निंग है। So that is how, does it make sense? Yes. अच्छा सर, जैसे अभी शेब ने पूछा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, एक तो इस डोमेन में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, और दूसरा ये कि ज़रा बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, एक आम बंदा एक बैंक में अकाउंट के लिए जाता है क्योंकि बहुत कम लोग अकाउंट होल्डर होते हैं, वहाँ पे बहुत से फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। लोग क्या करते हैं कि इजी पैसा ऐप हर किसी के फ़ोन में होती है, एवरीबडी यूजिंग इजी पैसा, ताकि वो इजीली किसी भी शॉप पे जाके पैसे भिजवा भी सके, रिसीव भी कर सके, हर वक्त उसके पास हो। दूसरी चीज़ किस्त पे, जैसे मैंने जिक्र किया, वो आते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दीजिएगा वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनके लिए। सो क्वेश्चन बेसिकली ये कि अकाउंट ओपन करना मुश्किल है, और तो जो लोग इजी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक से जा रहे हैं मोबाइल बैंकिंग की तरफ। जी हाँ, वो इजी ऑप्शन देखिए ना, कुछ अर्सा पहले वो इजी ऑप्शन इसलिए नहीं थी कि मोबाइल यूज़ कैसे करेंगे, लेकिन एक दफ़ा कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो जाती है तो कुडोज टू ऑल दीज कंपनीज जिनका आपने नाम लिया। किसपे का आई वाज वन ऑफ द पायनियर मेंबर्स, उन्होंने बाय नाउ पे लेटर को तरजीह दी, वो अपना लाइसेंस लेकर आए और आप लोग इजी से लोन ले सकते थे। हाउ डज इट वर्क? ये तो डिजिटल ऐप है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट तो तमाम बैंक्स के ही हैं, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ यूज़ को प्रमोट करते हैं। सो वो वर्क कैसे करते हैं, उनके पीछे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स तो एम्बेडेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी की लेयर की वजह से आपको आपका एम्बेडेड फाइनेंस मिल जाता है। एम्बेडेड फाइनेंस क्या है कि आपकी ज़िंदगियों में देखें, आपको पे चेक्स मिलते हैं, बच्चों की फ़ीस देते हैं, लैंडिंग लेनी पड़ती है, तमाम चीज़ें फाइनेंस आपकी ज़िंदगियों में एम्बेडेड है। क्या वो आपके बैंक में भी और आपकी ऐप में भी एम्बेडेड है, जो कि बहुत सारी कंज्यूमर ऐप के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ रिलेटेड है। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये होता कैसे? ये होता ऐसे है कि एक प्लेटफॉर्म जो कि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म जो कमोडिटीज़ का प्लेटफॉर्म है, लाइक फूड पैंडा एंड करीम एंड ऑल, ये आपस में इंटरेक्ट तब करते हैं जब इनकी APIs आपस में कनेक्टेड होती हैं। बैंकारी के ज़माने में बैंकर फ्रेंड्स को कहा करता था कि अपनी APIs ओपन करें, अपने डाटा को शेयर करें, कनेक्ट करें, ताकि रोबस्ट और अच्छी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन उसमें मेरा कहना ही होता था कि बिफोर ओपनिंग योर APIs ओपन योर माइंड्स, क्योंकि दिमाग बंद है। Exactly. तो APIs कैसे खुलेंगे? वो फेयर्स बहुत ज़्यादा थे ना।
जी फेयर्स खत्म होंगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी ओपन फॉर न्यू वेंचर्स। अच्छा, वेब 3 पॉइंट का भी आपने इससे पहले जिक्र किया था, क्या वेब 3 पॉइंट से हमारी यूथ के लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम तो नहीं हो जाएंगी, उनको किसी तरह हिट तो नहीं करेगा ये? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ पाकिस्तान में, उज़ैर उसको लीड करते हैं, उज़ैर का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। उसमें मिफ्ता साहब भी आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने वेब 3.0 के बारे में एक चल रहा था। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिसर्चेस $100 बिलियन का पोटेंशियल है 2030 2040 तक पाकिस्तान में यंगस्टर्स की जॉब का। ओके। क्योंकि वेब 2.0 के ज़माने में पाकिस्तान में देखिए ना, फ्रीलांसर्स 3 मिलियन है। फ्रीलांसर्स अपनी जॉब खुद क्रिएट करें। स्टार्टअप्स भी पिछले 2015 से लेके 2022 तक $700 मिलियन की स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। सो जो आप जैसे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आपसे भी छोटे हैं, वो अब जॉब के मोहताज नहीं है, वो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करें। सो वेब 3.0 का जो $100 अरब का पोटेंशियल है, वो डिजिटल एसेट्स ट्रेड का पोटेंशियल नहीं है, वो जॉबेबिलिटी का है, वो स्किल्स का है। बिकॉज पाकिस्तान की जो स्किल सेट होती है कंपैरेटिवली मुल्क से बाहर, वो थोड़ी चीप होती है, कम रेट पे फ्रीलांसिंग हो जाती है। सो वेब 3.0 के अंदर हमें लगता है कि $100 बिलियन के करीब 20 सालों में पाकिस्तान के अंदर ये कम्युनिटी लेकर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रेट $150-170 पर आवर चलता है। वेब 2.0 खाली वेबसाइट के बनाने के ज़माने में ये रेट $20-30 था। सो ये हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं वेब 3.0 की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, ओनिंग की वजह से। इसके अंदर तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं। और सर, अगर पाकिस्तान को कंपेयर करें डिजिटल बैंकिंग के लिहाज से दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका कर लें, चाइना कर लें, जो हमसे बेहतर हैं इकोनॉमी वाइज, क्या डिजिटल बैंकिंग में हम उनको कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त, या अभी हम बहुत पीछे हैं? सो इसका जवाब हाँ भी है, ना भी है। कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे हैं। नादरा पाकिस्तान का जो इदारा है, पहले से सबसे बहुत आगे था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना प्रोएक्टिव है कि जो अभी EMI के लाइसेंसेस आए और डिजिटल बैंकारी का लाइसेंस आ रहा है, कंपेयर टू आर पीयर कंट्रीज़, उनसे तो हम आगे हैं। लेकिन जिन कंट्रीज़ की आपने बात की, चाइना ख़ास तौर पे, फिर अमेरिका चाइना से बाय द वे पीछे है इस मामले में। और जो हमारा हमसाया मुल्क है, वो इस वजह से आगे है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइम पे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी का अभी मैं नुमाइंदा हूँ, कंट्री हेड हूँ, फैसेट, ये 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ में ऑपरेटिव है एज अ स्टार्टअप और 14 कंट्रीज़ में जाएगी। सो इंडोनेशिया में हमारे पास जो लाइसेंस है वो 2 साल की मेहनत के बाद आया। इंडोनेशिया में डिजिटल एसेट क्रिप्टो का लाइसेंस कमोडिटी एंड एक्सचेंज ने बनाया। So, वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है क्या ये करेंसी है, क्या ये एसेट है, क्या ये कमोडिटी है। जब ये डिसाइड होगा तो रूल्स बनेंगे, जब रूल्स बनेंगे तो तमाम के रास्ते खुलेंगे और ये तरक्की होगी, जॉब्स भी आएंगी, ट्रेडिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट्स भी होगी। सो हम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम लोग एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। पीछे इस वजह से क्योंकि डिसरप्शंस बहुत होती हैं ना, गवर्नमेंट डिसरप्शन हो गई, फ्लड आ गया, यूक्रेन वॉर हो गई, और हम लोग बहुत नीचे की तरफ जाते हैं। या एक वजह होती है नहीं करना। हाँ, नहीं से। लेकिन ये देखिए, स्टार्टअप्स के अंदर भी यही अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, जितनी ज़्यादा ऑफिशियली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उतने ज़्यादा हमारे नए मौके खुद पैदा करते हैं खुद। और आप जैसे लोग जो मिलेनियल्स हैं, वो रेजिलिएंट हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है। सो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जब वो मुसीबत में देखते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो मुझे लगता है कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा का आइडिया होता है। लेकिन उस $1 बिलियन को एनेबल कैसे करना है, प्राइवेट सेक्टर ने, कॉर्पोरेट ने, गवर्नमेंट ने एंड एकेडमिया ने, ये 3 लोगों का, तीन एजेंसीज का काम, 3 ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। वो मुल्क जिन्होंने इस पे पहले से काम किया फिनटेक पे, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए, बहुत से मुल्क ऐसे जहाँ पे एक आईडीज़ पे आपके सारे ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी, सारी आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। बट ज़्यादा पाकिस्तान उसमें पीछे है। हम ज़रा अभी भी कैश में डील बहुत ज़्यादा जगहों पर कर रहे होते हैं और फ्रॉड भी होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्या डिजिटल बैंकिंग से फ्रॉड में बहुत ज़्यादा कमी आई है और आ रही है? यस, आई भी है, आ रही भी है, और इज नो ब्रेनर। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंकारी के ज़माने में, पहले मैं 18 साल बैंकिंग में रहा और अब 3-4 साल स्टार्टअप और टेक स्टार्टअप और फिनटेक स्टार्टअप। सो बैंकारी के ज़माने में अभी भी बैंकर्स ऐसे ही करते हैं कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो फैसिलिटेटर हैं, वो कहते हैं कि आप अकाउंट ओपन करें। सो जब आप कहते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, उनको नहीं समझ आता, आप कहते हैं मेरी इनकम बाहर से आ रही है, तो अगर उनको समझ भी आता है तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। वो ये कहेंगे कि आप लैंडलॉर्ड का अकाउंट ओपन करा लें, सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट ओपन करा लें, तो आपका अकाउंट खुल जाता है और उसमें आप जो मर्जी करें। सो आपका क्वेश्चन ये था कि जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये फ्रॉड को एलिमिनेट कैसे करती है? क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, ओपन फॉर स्कैमिंग, फिशिंग, वो सारे मामला भी तो हैं, वो भी हैं। लेकिन देखिए, वो हमेशा रहेंगे। अच्छा, वो कम से कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। जो 2.0 वर्ल्ड है या लेगेसी ब्रिक एंड मोटर का वर्ल्ड है, उसमें वो 250 साल पुराना है।
डिजिटल जो है वो 20 साल पुराना होगा, ठीक है। वेब 3.0 8 से 10 साल पुराना है, तो जो 250-300 साल पुराना है उसमें आज तक फ्रॉड नहीं खत्म हुए, तो यहाँ पे एक दिन में कैसे खत्म होंगे। लेकिन वो उसको पकड़ना, उसको खत्म करना, उसको एलिमिनेट करना ब्रिक एंड मॉर्टर वर्ल्ड में, लेगेसी वर्ल्ड में ज्यादा मुश्किल है। ओके, डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये आसान है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में तो हर चीज नजर आ रही है ना, लेजर्स के ऊपर, तो वो तो इतना मुश्किल नहीं है कि इसको पकड़ के ठीक किया जाए। अब अगर आप देखें 2008 के अंदर बैंकारी में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया था। सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस में बहुत बड़े इदारे, लेमन ब्रदर्स, नमूरा कैपिटल, व्हाट्सएवर, ये सब खत्म हो गए, किसी ने किसी को खरीद लिया, और बहुत सारे आपने सुना होगा 2008 में यूएस में लोगों ने सुसाइड्स करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी, तो उन्होंने उसको काउंटर कर लिया काफ़ी अरसे के बाद कि हुआ था। सो अभी तो ये सारे के सारे क्रैशेस डिजिटल वर्ल्ड में आएंगे और जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिजिटल वर्ल्ड को एम्ब्रेस ना करें, बिकॉज ये ज़्यादा फायदा ज़्यादा है, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। और सर बैंकिंग अमूमन समझा जाता है खुश्क सब्जेक्ट है, आप बैंकिंग में कैसे आए और इतना तवील अरसा आपने बैंकिंग सेक्टर में गुजारा भी? खुश तो मैं आपको खुश लग रहा हूँ नहीं आप बिल्कुल नहीं लग रहे। सब्जेक्ट वाइज कहा जाता है, और जैसे शुक्र आप नहीं है, वरना हमारा क्या बनता। इसीलिए बैंकिंग से आधा घंटा मुश्किल हो जाता अगर आप भी खुश होते। ये देखिए मेरा वो आप लोगों के कुछ कोलीग्स ने क्वेश्चन पूछा था 2016 में ना, मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ बॉस्टन हार्वर्ड स्क्वायर में बैठा हुआ था। उस वक्त मेरा बैंकारी का तजर्बा 16-17 साल का था और मैं रिटेल बैंकिंग को हेड कर रहा था। खुश था, इस्लामाबाद छोटी सी सिटी है जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो ओवरवेलम हो जाते। उसी साइलोज में थे कि यार अच्छी जॉब सब कुछ चल रही है। तो वहाँ पे एक बेकरी है, उसका नाम है पीट्स बेकरी। उसका नाम हमने नॉवेल्स में और मूवीज़ में देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। वो इस तरह की बेकरी है जिस तरह काज़िम यूनिवर्सिटी में पुरानी कोई कॉर्नर शॉप होगी, लम्स में कोई बेकरी होगी जहाँ पे सब स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे बात करके कोई किस्सा बनाते होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते होंगे। तो वो पीट्स बेकरी 150-200 साल पुरानी। तो मैं चाहता था वहाँ पर जाऊँ। मैं वहाँ पे गया तो वही वाइट ब्रेक और ब्लैक कॉफ़ी का अरोमा और क्रॉसन। तो आई वॉकड इन, आई सेड कि मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो एक खातून मेरे पास आई, उन्होंने कहा आर यू अ बैंक्स कस्टमर? तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये तो एक बेकरी है, बैंक का इससे क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने 2016 में मुझे कहा कि कैपिटल वन बैंक जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसकी 70 ब्रांचेज हमने बंद कर दी और हम लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है उसमें फाइनेंस को एम्बेड करने के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेकरी में करें। देखिए हम बेकरी में जाके आजकल कॉफ़ी शॉप्स में जाके जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे उस तमाम एक्सपीरियंस के अंदर फाइनेंस एम्बेडेड है। उधर ऐप्स चल रही हैं, QR कोड चल रहे हैं, वहाँ से आप लोन पे भी ले सकते हैं, वेल्थ मैनेज। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि बैंक में जाके करें। बैंक के अंदर भी तजर्बा ऐसा होता है कि आपकी अपने पैसे हैं और आप खुद ही लाइन में खड़े हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए। ये तो इस तरह की बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसने हमें बचाया भी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बैंकारी सूखी हुई है क्योंकि उसको बनाया इस तरह गया, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, चाहे वो पेपैल है, चाहे वो कोई भी डिजिटल बैंक है। तो इसका मतलब है कि सूखी हुई बैंकारी नहीं है, सूखे हुए बैंकर्स थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप जैसे लोग ज्यादा हों तो ये सूखा हुआ शोभा ना लगे, नहीं लगेगा। और अब तो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं और आप जैसे आ रहे हैं। वो कहा जाता है कि बैंकर्स तो पहले ही बहुत सारे हैं, अभी बैंकर्स के अंदर अगर बैंक्स तरक्की करना चाहते हैं तो उनको बैंकर्स नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत है। ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स चाहिए। और उसके लिए स्टडीज भी वैसी होनी चाहिए, स्टडीज नहीं होगी? नहीं यार, स्टडीज होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत अच्छी बात है, हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी के बाहर, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो वो अपनी खुद से ही स्टडीज़ कर लेते हैं। लेकिन फिनटेक के कोर्सेज, डिजिटल बैंकारी के सिर्फ उन्हें एक अकाउंटेंट या मैनेजमेंट का बंदा नहीं चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए। और टेक्नोलॉजिस्ट के साथ साथ सर एक चीज़ जो हमारे माशरे में चल रही है बड़े टाइम से, यूनिवर्सिटी क्या प्रोड्यूस करेगी? MBA फाइनेंस किया हुआ स्टूडेंट या जिसने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हुई होगी, बैंक में जाएगा जॉब के लिए, वही अप्लाई करेगा, नीचे जिसने काम करना है वही बंदा भर्ती होगा। फिर टेक्नोलॉजिस्ट कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं उनकी खपत कहाँ पे होगी? ये तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसने अपने आप को कन्फाइन एक मुल्क में नहीं करना। वो तो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में अगर इंटरनेट अच्छा हो जाए, जो कि होना चाहिए, वहाँ पे बैठा बैठा US के लिए भी काम कर सकता है और कर भी रहे हैं। आज बाली जो इंडोनेशिया का एक जजीरा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अच्छा माहौल है, आपके पास 5G टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजिस्ट पैदा होते जाएंगे, पाकिस्तान की कंट्री और जॉबेबिलिटी को तो वो फ़ायदा देंगे ही देंगे, लेकिन दुनिया में उनकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि बाहर वाले महंगे बहुत हैं। लेकिन हमने टेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करके बाहर नहीं भेजने अपने मुल्क में, हमने अपने जजीरे बनाने बाली जैसे। वो
बाहर भेजने नहीं है, यहाँ पे बैठ के जरे बाहर मुबादला वालों का लेकर काम करना है, डॉलर जरा लेकर आने हैं। फक्त मुख्तसर है, आखिर में फैसेट से मुतालिक जरूर बताएंगे व्हाट इज फैसेट ऑल यार अबाउट। फैसेट कमाल ऑर्गेनाइजेशन है, 2 फाउंडर्स हैं, एक पाकिस्तानी है, एक बांग्लादेशी हैं, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के अलमनाई हैं, जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ 2 साल उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ काम किया। आजकल जो यूएई में हो रहा है डिजिटल एसेट्स में, वो इन 2 लोगों की वजह से ही हो रहा है। और फैसेट एक मल्टी फैसेटेड एसेट क्लास है कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप NFTs लें, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन करें, गोल्ड टोकनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करें, डिजिटल एसेट्स के अंदर करेंसीज जो लेजिट करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वक्त आएगा कि उसमें से आप पेमेंट करेंगे, आप उसके अंदर स्टेकिंग करेंगे। सो बहुत नई टेक्नोलॉजीज फैसेट इमर्जिंग कंट्रीज़ में बना रहा है। हमारा गोल, हायर गोल है कि इस्लामिक कंट्रीज़, इमर्जिंग इस्लामिक कंट्रीज़ में जाना है, जो कि बाकी लोग काम नहीं करे वेब 3.0 में डिजिटल एसेट्स में। That's what we are doing. जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत वक्त देने के लिए और हमें समझाने के लिए, नाज़रीन के साथ साथ हमें भी समझाने के लिए कि वाकई सब्जेक्ट ड्राई होता है, लेकिन अगर सर जैसी पर्सनैलिटी हो ऐसा मेहमान तो ज़रा मज़ा आता है समझने का। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन।